ओके, तो नेटवर्क के अपने एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं। हमारा एमसीक्यू 1 से कंटिन्यू करेंगे, 110 तक कर लिए थे। यहाँ पे कह रहा है कि बैटरी ऑफ 40 वोल्ट और 3 कैपेसिटर की अलग अलग वैल्यू दे दी है, 1000 माइक्रोफेरेड, 500 माइक्रोफेरेड और 100 माइक्रोफेरेड। तो ये चीज़ें हमें दी हैं, आर करेक्टेड और इन पैरेलल, सारी चीज़ें पैरेलल में जुड़ी हैं पहले, और नंबर 2 कंडीशन में सारी चीज़ें सीरीज में जुड़ी है। द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज स्टोर्ड इन द केस 1 टू द केस 2, ये हमें बताना है चार्ज का रेशियो। अब देखो, जब पैरेलल में जुड़ेंगी सारी चीज़ें तो हमारा जो कैपेसिटर है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है। मतलब जैसा हमारा रजिस्टर सीरीज में काम करता था, कैपेसिटर उसका उल्टा पैरेलल में वैसा काम करता है। तो डायरेक्ट ऐड कर दो तो सी पैरेलल आपको मिल जाएगा 1600 माइक्रोफेरेड टोटल। ओके, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपका ये होगा 1/CS आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करके, तो ये आपका CS मिल जाएगा सीरीज में। इसको CP बोला, इसको CS, 1000/13 माइक्रोफेरेड। चार्ज का फॉर्मूला आपने सिंपल लगा दिया, Q = CV। वोल्टेज तो सेम है, ऊपर नीचे वो तो कट ही जाएगा, वोल्टेज ना भी देते तो भी आपका जरूरी मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, तो यहाँ से आपका QP/CP क्या आ गया, सीधे से आपका QP/QS जो है चार्ज पैरेलल का और सीरीज का आपका CP/CS आ गया। तो आप ये कर दो कि ये सॉल्व होकर आपका 104:5 दे देगा। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन था। उसके बाद 110 हमने कर ही लिया था, 112 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, द करंट आई इन द करंट आई इन अ सीरीज RL सर्किट विद R = 10 ओम एंड L = 20 माइक्रो हेनरी। तो R और L की वैल्यू दी है, इज गिवन बाई I = 2 sin 500t A, ठीक है, 2 sin 500t एम्पेयर। ये करंट दी है, R और L की वैल्यू दी है। इफ V इज द वोल्टेज अक्रॉस द RL कॉम्बिनेशन देन I इज, तो हमसे I और मतलब I का रिलेशन पूछा है वोल्टेज के साथ में, ठीक है। ऑप्शन आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा, लेग्स Y, लीड Y, ठीक है, लीड V Y। तो वोल्टेज से करंट लीड करेगा या लैग करेगा, उसके लिए हमें पावर फैक्टर निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा पहले। ओके, तो आई हमने ये लिखा, ओमेगा हमारा क्या है 500, इसके अंदर से हमने फ्रिक्वेंसी का कंपोनेंट निकाला, 500 ओमेगा है। ओके, बाकी एल की वैल्यू और आर की वैल्यू, जेड क्या होगा आपका आर प्लस जे ओमेगा एल। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जेड आपका आर प्लस जे ओमेगा एल, जब हमने किसकी बात करी है, सीरीज RL सर्किट की बात करी है। ओके, तो ये आपका इसके इक्वल आ गया, इसमें वैल्यूज लगा दी, तो ये आपका Z क्या बन गया 10 + J10। अब इसका इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का रेशियो, फिर इसका tan इनवर्स, तो ये आपका फाई दे देगा। तो ये फाई ही आपका एंगल बता देगा कि ये लीडिंग एंगल है, लैगिंग है। तो फाई आपका tan इनवर्स ये करके, तो ये हमारा क्या है कि लैग करेगा। ओके, ये पॉजिटिव एंगल आ रहा है, इसका मतलब लैग करेगा V से, तो I लैग्स V/45, या फिर इसको उल्टा करके बोल सकते हैं, है ना। उल्टा करके क्या कि ये एंगल पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका वोल्टेज लीड कर रहा है I/45। ओके, इन्होंने तो I क्वेश्चन में कह दिया था कि देन I, तो यहाँ तो ऑप्शन ये ठीक होगा कि I लैग करेगा, इसका उल्टा बोल सकते हैं कि वोल्टेज लीड करेगा, है ना, बाई 45 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो टोटल इम्पिडेंस निकाला, उस इम्पिडेंस की रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू का रेशियो और उसका tan इनवर्स कर दिया। तो इससे हमारा फाई आ गया, वो फाई हमें बता सकता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, एंगल के बारे में, जो कि हमें बताएगा कि लीड हो रहा है कि लैग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, DRDO में 2008 में पूछा है, और यही सेम क्वेश्चन आपका UPPCL AE 2019 में भी पूछा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। ओके, सेम क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि वोल्टेज सोर्स का इम्पिडेंस RS + JX है। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि जब आप कॉम्प्लेक्स टर्म्स की बात करते हैं, तो देखो नॉर्मल तो आप क्या बोलते हैं, आपका जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है कि मैक्सिमम पावर के लिए आपका RL RS के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा, आपका ZL जो वो ZS के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए, कॉन्जुगेट का साइन है, तो ZL ZS के कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। तो ये RS + JXS है, इसी का कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका RS - JXS, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं 114 पे, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीरीज RLC सर्किट की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट की बात हो रही है, जैसे हमने बात करी। ओके, तो इन फिगर, अब यहाँ पे ओमेगा दे दिया हमें 1000, उससे हम 2πf फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं रेडियन/सेकंड, देन द करंट I। तो इसके थ्रू करंट हमें पूछ रहा है, ओमेगा दिया है, ये हमें 2 एंगल 30 डिग्री वोल्टेज दिया है, और ये तीनों सीरीज RLC सर्किट में है। Z निकाल लेंगे पहले, तो Z आपका R + J ओमेगा L - 1/ωc। तो ये आपका Z RLC सर्किट का Z कुछ इस तरीके से होता है, तो ये याद रखेंगे। फिर आपका क्या होगा, V = I × Z, यही आपने ऊपर भी लिखा है। ओके, तो V = Vm sin ωt के इक्वल भी होता है, ये सब आपको पता है। V = IZ हो गया,
और v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे z आपका ये है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, उनकी वैल्यू लगा देंगे 1 ओम, 2 माइक्रो हेनरी, 1000 माइक्रो फैरेड, तो ये 1 प्लस J2 और ये क्या है, क्या माइक्रो हेनरी है। फिर ये 10⁻³ यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई ब्रैकेट नहीं लगाया J के बाहर, ये ब्रैकेट है पूरा। और यहाँ पे आप एक चीज़ को और आइडेंटिफाई करो, किसको आइडेंटिफाई करो, मैं जो बोलता हूँ ये 10⁻³ आपका ये ओमेगा है ना, ओमेगा 1000 10⁻³। ऐसे ही यहाँ पे 10⁻³ है, तो ये सॉल्व होके 1 प्लस J आ गया। तो कुल मिला के जितने भी इस तरीके के सर्किट है, यहाँ पे आपका इंडक्टर कैपेसिटर ये सब है, सीरीज RL, आपका सीरीज RLC पैरेलल में, वहाँ पे आपको Z निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। Z सही तरीके से निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 1 प्लस J आ गया, Z आपका 1 प्लस J आ गया। अब यहाँ पे V/Z, तो 1 प्लस J को आप पहले लिखना सीखो। तो इसके लिए आपको पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो रूट ऑफ आपका रियल पार्ट और आपका उसका स्क्वायर और आपका इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपको √2 दे देगा। √2 तो मैग्नीट्यूड आ गया। फिर आपका वो निकालना पड़ेगा, तो वो क्या एंगल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और आपका 1/1 वो भी आपको दे देगा 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस J। मैं इसको हटा के फिर से लिखता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। 1 प्लस J को जब आप कॉम्प्लेक्स इसमें लिखोगे, ये आपका √2, ये 1 प्लस J आपका √2 एंगल 45 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, ये ग्रीन के अंदर √2 एंगल 45 डिग्री। तो 2/√2 आपको दे देगा √2 और 30 - 45 आपको दे देगा √2 एंगल -15 डिग्री। तो देखो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड निकालना पता होना चाहिए, फाई एंगल निकालना आना चाहिए, कन्वर्जन, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर पहले देख लेते हैं, चलो 115 ही देखते हैं। यहाँ पे वाई पैरामीटर की बात हो रही है, 2 पोर्ट का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क इज गिवन है। तो वाई पैरामीटर की मैट्रिक्स हमसे पूछिए कैसे होगी। ये हमको डायग्राम दिया है। ओके, ये हमको डायग्राम दिया है, ये आपका पाई नेटवर्क है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि I1 V1 और I2 V2 को मार्क कर दिया, मार्किंग कर दी। I1 ये I1 आपका V1 और ये I2 V2। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है आपकी सारी की सारी 2 पोर्ट नेटवर्क की, वो आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब ये जो I1 = और I2 = मतलब वाई पैरामीटर का असल में मतलब क्या होता है, हम I1 और I2 को किसके V1 और V2 के फॉर्म में लिखते हैं, ये आपका वाई पैरामीटर का मतलब होता है। और यहाँ पे जो ये जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो आपके वाई पैरामीटर हो गए, y11, y12, y21, y22, ये सारे हो गए। ओके, तो ये आपने लिख दिया अलग अलग, और इसको इससे फिर कंपेयर करेंगे। तो पहले हमको इन इक्वेशंस तक पहुँचना है। हमको कुछ भी करके ये जो इक्वेशन है, मतलब I1 एक तरफ हो, दूसरी तरफ V1 और V2 हो, इन इक्वेशंस तक पहुँचना है। इन इक्वेशन तक पहुँचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये V1 है तो ये पूरा ये V1 इसके थ्रू है, तो ये V1 यहाँ है, V2 यहाँ है। हमको V1 V2 दोनों पे नोडल लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमको दोनों पे नोडल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि नो नीड टू फुली सॉल्व, जस्ट कंपेयर। आप कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। कंपेयर किससे, कंपेयर इन दोनों इक्वेशन से जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। ओके, तो ये हमने लगाया, KCL लगाया V1 पे, तो इधर से तो करंट आ रही है I1, वो तो आपको दिख रही है I1 आ रही है। इधर क्या हो गया V1/1 प्लस V1 - V2/1, ऐसे ही इधर हो जाएगा। यहाँ पे I2 आ रही है, I2 के इक्वल, देखो I2 तो आ रही है इधर से I2 जा रही है, I2 के इक्वल V2 - V1/1 और V2/1, यही है यहाँ पे। ओके, V2/1, V2 - V1/1, ऐसे यहाँ V1 - V2 नोडल है, सिंपल नोडल है और कुछ नहीं है। तो I2 = ऐसे आ गया, I1 = ऐसे आ गया। अब कुछ नहीं करना, कोई सॉल्व नहीं करना, कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपको आंसर मिलेगा 2 -1 -1 और 2, ये आपको आंसर मिलेंगे 2 -1 -1 और 2, ये आपको आंसर मिले। आप मैच कर लो, ये आपके कहाँ है 2 -1 और 2, ये आपने मैच कर लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, वाई पैरामीटर को इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि आपका I1 और I2 के फॉर्म में हम = V1 और V2 के फॉर्म में I1 I2 को निकालते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाई पैरामीटर। वैसे Z पैरामीटर में V1 और V2 को निकालते हैं I1 और I2 के फॉर्म में। तो ये अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग चलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, वाई पैरामीटर मैट्रिक्स ऑफ अ नेटवर्क इज गिवन बाई, ठीक है, वाई पैरामीटर मैट्रिक्स हमको दे दिया। तो Z11 पैरामीटर हमसे पूछा है, इस नेटवर्क का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको Z और Y के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो Z Y का इन्वर्स के इक्वल होता है। तो ये जो Y है इसका इन्वर्स कर देंगे। ओके, तो इसका इन्वर्स करेंगे कैसे, पहले तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे,
इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। इन्वर्स करने का फॉर्मूला, ऊपर डिटर्मिनेंट, नीचे आपका इन्वर्स ट्रांसपोज। तो ये आपका कुछ ऐसे आ गया। ओके, तो ये आपका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये डिटर्मिनेंट इसका क्या दे देगा, देखो सॉरी, ऊपर आपका ट्रांसपोज वाई का और नीचे आपका डिटर्मिनेंट, तो ये आपका जेड हो जाएगा, ये वाई इन्वर्स के इक्वल हो गया। तो डिटर्मिनेंट क्या है इसका, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये। तो ये 1/2 तो नीचे आ गया क्योंकि डिटर्मिनेंट नीचे लिखना है। और आपकी मैट्रिक्स पूरी उसका ट्रांसपोज, ये लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है ट्रांसपोज, तो ये 1 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 1। अब ये आ गया। अब इसमें Z11 निकाल लो, Z11 आपका कहाँ पे है, Z11 आपका ये है -1 और फिर ये डिवाइडेड बाई 2, सॉरी माइनस कहाँ है इस पर, ये माइनस गलती से लग गया, माइनस आपका केवल एक माइनस है, वो भी इस वाले पे है ना, एक ही माइनस है पूरे इक्वेशन में। तो Z11 आप निकालने के लिए ये और डिवाइडेड बाई 2 देखो निकल आया। तो ये इस तरीके से है। तो इन्वर्स कैसे निकलता है, ऊपर आप जैसे y का इन्वर्स निकाल रहे हो तो ऊपर y का ट्रांसपोज और नीचे उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, तो इन्वर्स देखो 1/2 ओम आ गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट था, आपका Z y इन्वर्स के इक्वल था, ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात हो रही है 117 देखते हैं पहले, द करंट आई इन द फिगर। इसमें सीधे से करंट निकालनी है और कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको नोड ए बना दिया है, नोड ए, और यही हमने यहाँ लिखा है नोड ए पे हमने वोल्टेज ले लिया है V वोल्ट, और इस पे हमने नोडल फिर लगाया है। अब देखो बाकी चीज़ें क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 फेरेड का कैपेसिटर है, 1 हेनरी का इंडक्टर है, एक आपका वोल्टेज सोर्स इधर है और एक आपका वोल्टेज सोर्स इधर, ये दोनों सेम वोल्टेज सोर्स हैं। ओके, यहाँ पे KCL लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा V, और V से एक तो इसको माइनस करेंगे तो 2 sin t माइनस अपॉन 1, V माइनस 2 sin t अपॉन 1, प्लस एक तो करंट, ये I करंट इधर जा ही रही है, इस ब्रांच में I करंट जा रही है और उसी को हमको निकालना है, तो प्लस वो I कर दिया, फिर V अपॉन J कर दिया। ये क्योंकि देखो ये जो पॉइंट V है तो ये भी सेम पॉइंट है, ये पूरा सब सेम है इस जगह तक, तो ये भी V है तो V अपॉन ये J, इसके लिए J लिखा है। ओके, और इसके लिए क्या लिखेंगे, -1J, तो ये उस हिसाब से लिखना आपको आना चाहिए। तो ये L के लिए केवल J और इसके लिए माइनस, मतलब केवल J नहीं 1 इंटू J लिखा है, मतलब आपको 1 इंटू J, ये 1 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है इंडक्टर की, मतलब L इंटू J लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि इनको पर्टिकुलर लिखेंगे कैसे। इसको आप लिखो L इंटू J, इसको लिखो आप -C इंटू J। ओके, तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका बन जाएगा -J और ये आपका बन जाएगा आपका केवल J। तो यही चीज़ यहाँ पे है, देखो V अपॉन J आया और उसके साथ में फिर आपका V माइनस 2 sin t, ये V माइनस 2 sin t और अपॉन -1J। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि V इक्वल टू आई। अब देखो इसको समझो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब देखो ये जो वोल्टेज है इसके थ्रू वो V है, वही वोल्टेज हमने ऊपर लिया है और इसमें करंट भी I है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो V इक्वल टू आई और इंटू 1। इसके वजह से यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड वैल्यू का है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका V I के इक्वल हो जा रहा है। अब जब आपका V I के इक्वल हो गया, तो जब आपका V I के इक्वल हो गया तो इसमें रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ V है वहाँ पे I कर दो। तो हमने यही किया है। ओके, I माइनस 2 sin t प्लस I माइनस JI प्लस J और I माइनस 2 sin t, ठीक है, ये सब कर दिया है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझो भाई, ये जो नीचे 1/-J है इसको हम क्या कर देंगे, इसमें एक J नीचे सप्लाई करेंगे, एक J ऊपर सप्लाई करेंगे। नीचे क्या है -J² हो जाएगा और J² अपने आप में माइनस होता है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब ये आप कहो कि -J किसके इक्वल होता है, आपका इक्वल टू J के इक्वल होता है, मतलब -1/J इक्वल टू +J के इक्वल होता है। तो ये भी यहाँ पे एक चीज़ लगी है, ये भी बीच में वो करके निकल गया, आपको बताया नहीं कि ऐसे होगा। तो ये हो गया इधर। अब इस पूरे को फिर आप सॉल्व करोगे, I को एक तरफ रखोगे, I आ जाएगा sin t 1 + J, और इसको जब आप ये 1 + J को सॉल्व कर लोगे तो √2 इसका मैग्नीट्यूड sin t + 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आप जो एंगल निकलेगा वो आपने लिखा और ये आपने जो वैल्यू निकलेगी मैग्नीट्यूड, तो I हमारा क्या हो गया √2 और sin t + 45 डिग्री और एम्पेयर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे जैसे कि पहले 119 देख लेते हैं कि यहाँ पे IR की बात करी गई है, I × R। I यहाँ पे करंट है, R हमारा रेजिस्टेंस है, गिरावट ड्रॉप का, वोल्टेज ड्रॉप का, ठीक है। मतलब टोटल सम पूछ रहा है यहाँ पे, तो V इक्वल टू IR1
और IR2 और अप टू IRN, बस ये होगा। ओके, तो हिंदी में है तो इसको तो छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, श्रेणिक्रम RL मतलब सीरीज परिपथ का कालांक टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो इसमें सीधे से आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है कि RL सर्किट का कोई भी कैसा भी है आपका L/R होता है टाइम कांस्टेंट, और RC सर्किट का आपका टाइम कांस्टेंट खुद RC ही होता है। तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं आपकी L/R और RC, ये आपको टाइम कांस्टेंट के तौर पे दोनों की याद रखनी है। ओके, फिर बात आती है अ प्योर इंडक्टर हैज़ पावर फैक्टर ऑफ। एक प्योर इंडक्टर का पावर फैक्टर होगा 0। ओके, क्योंकि पावर फैक्टर 0 होता है क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल डिफरेंस हो जाता है 90 डिग्री, और cos 5 होता है पावर फैक्टर, तो cos 90 आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वो प्योर इंडक्टर कहे या फिर प्योर कैपेसिटर कहे, दोनों केस में, क्योंकि प्योर कैपेसिटर के केस में भी ये एंगल तो 90 डिग्री रहेगा ना, बस वहाँ पे लीड कोई और कर रहा होगा, लैग कोई और कर रहा होगा। तो इस केस में हम बात करें तो दोनों के केस में आपका जो cos 5 मतलब पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर दोनों के केस में आपका 0 होगा। तो एक पॉइंट ये याद रखेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। DRDO का क्वेश्चन था कि पहले इसको यहाँ से हटाते हैं कि फॉर द सर्किट शोन इन द गिवन फिगर इन शोन बिलो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द ZL शुड बी। तो ZL आपका किसके इक्वल होना चाहिए, ZS कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। ZL आपका ZS कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। तो पहले आपको ZS निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पहले पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 ओम है, 1 ओम है, ये -J1 है, कैपेसिटर है, ये J1 है, ये 1 है, और ये ZL है। तो इस ZL के थ्रू निकालेंगे, बट इसको शॉर्ट सर्किट करके निकालेंगे, है ना। तो ये दोनों आपका पहले सीरीज़ में, उसके संग ये पैरेलल में, और फिर ये सीरीज़ में। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, देखो यही वही किया है, यहाँ पे आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये दोनों आपका पहले सीरीज़ में, तो ये आपका कितना हो गया, और ये उसके संग पैरेलल में, तो ये आपका हो गया 1 - J, ये आपका हो गया 1 - J और पैरेलल J। तो यही किया, देखो J × 1 - J और J + 1 - J, और उसके बाद ये आपका सीरीज़ में तो ऐड हो जाएगा। तो देखो ये आपका पूरा ZTH आ गया। अब ये जो भी वैल्यू सॉल्व हो के आएगी उसका कॉन्जुगेट, ये ध्यान रखना, उसका कॉन्जुगेट। तो ये 2 + J आ गया, तो इसका कॉन्जुगेट 2 - J। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में, और ईजी क्वेश्चन था। और यहाँ पे एक चीज़ और थी कि वो उन्होंने खुद ही यहाँ पे -1J करके दे दिया है, आपको ये वरना लिखना पड़ेगा। अगर वो केवल 1 फैरेड लिखता, इस -1J को हम क्या लिख सकते हैं, 1 फैरेड, इसको लिख सकते हैं 1 हेनरी J1 को, ठीक है। तो ये उससे उसको कन्वर्ट करना भी आपको पड़ेगा, तो उसने खुद ही कन्वर्ट करके दे दिया है। ओके, फिर बात करते हैं 122 की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। सर्किट रेजोनेट एट 200 हर्ट्ज, तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी हमें दे दी है। इफ द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द सर्किट विल बी इन रेजोनेंस एट। तो यहाँ पे ये बोला रेजोनेट तो कर रहा है, ठीक है, सीरीज RLC सर्किट है, बट हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू को उठा के 4 गुना बढ़ा दिया है। तो अब हमारी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी का कंडीशन फॉर रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए, F0 इज 1/2π√LC। ये आपकी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की कंडीशन है। यहाँ पे आप C की जगह 4C कर दो, तो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, √4 आपका 2 बन जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो जो पहले 2π हुआ करता था अब वो 4π हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि इस पूरे चीज़ में आप क्या करो, 2 को अलग कर दो, तो ये पूरा क्या है आपका 200 हर्ट्ज दिया है, ठीक है। और इसमें 2 अलग से नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो उसको 100 हर्ट्ज बना देगा, तो आधी हो जाएगी। अगर ये आपकी 4 गुना बढ़ाई है कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो ये आधी हो जाएगी। या फिर अगर इंडक्टेंस की वैल्यू भी 4 गुना बढ़ाते तो भी आधा हो जाता, क्योंकि इंडक्टेंस भी रूट के अंदर ही है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर, यही देख लेते हैं 123। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द वोल्टेज फेजर ऑफ अ सर्किट इज 10 ∠15 डिग्री एंड द करंट फेजर इज 2 ∠45 -45 डिग्री। तो ये वोल्टेज फेजर करंट फेजर का आपका वैल्यू दी है। द एक्टिव एंड द रिएक्टिव पावर्स, ठीक है। पावर कितने तरीके की होती हैं, एक्टिव, रिएक्टिव, अपरेंट, ठीक है। एक्टिव में ही मतलब उसमें ट्रू पावर, ये सारी अलग अलग वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। तो वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप एंगल डिफरेंस देखें तो 60 डिग्री का है। कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। ये आपका कितना है 15 डिग्री, ये आपका -45 है, तो 15 - -45, तो ये आपका कितना बना देगा, 60 डिग्री बना देगा। ओके, 60 डिग्री बना देगा डिफरेंस, ये डिफरेंस है, इसके लिए बीच में माइनस करते हैं, और ये ऑलरेडी माइनस है,
तो डिफरेंस इसने 60 डिग्री को बना दिया। अब इसने जब डिफरेंस 60 डिग्री को बना दिया तो ये आपका एंगल फाई हो गया, तो ये आपने फाई निकाला एक्चुअली। ओके, तो आप एक्टिव पावर के लिए करेंगे वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर होगी आपकी वी आई साइन फाई, और अपरेंट पावर होगी केवल वी आई। तो आपका वो पावर ट्रायंगल बनता है। पावर ट्रायंगल को जिस तरीके से बनता है आपका ये, ठीक है, एक इसमें ये इस तरीके से हो गया, उसको भी छोड़ते हैं। तो ये आपका अलग अलग हो गया, वी आई कॉस फाई आपका एक्टिव पावर, याद रखेंगे, वी आई साइन फाई आपका रिएक्टिव पावर। तो ये तो आपने निकाली 10×2, ये वैल्यूज आपको दी हैं, किस में दी हैं, ये इसी इक्वेशन में दी हैं। जैसे ये देखो 10 है और ये 2 है, उसी में दी हैं। तो ये तो 20 तो पहले ही हो गया, बस यहाँ पे एंगल हमें देखना था। cos 60 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 वाट पावर पहले की। उसके बाद हमें निकालनी है रिएक्टिव पावर, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट ओके, तो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव आप कहते हैं वी आर को, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। तो वी आई साइन फाई साइन 60 आपका क्या हो जाएगा √3/2, तो ये √3/2 हो गया आपका, इसलिए ये आपका क्या हो गया 10×2 और 2 से 2 कट गया 10√3 आ गया। तो 10√3 वो भी सिंपल नहीं VAR, तो ये तो आपका 10 वाट हो गया एक्टिव पावर, ये आपका 10√3 VR वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव हो गया। तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखे हमने, पहले एंगल डिफरेंस निकालना सीखा जो कि फाई के इक्वल है। उसके बाद हमने एक्टिव पावर जो वी आई कॉस फाई होती है और रिएक्टिव पावर जो कि वी आई साइन फाई होती है, उनकी वैल्यूज निकाली। और रिएक्टिव पावर का आपका यूनिट होगा वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ द पावर कंज्यूम बाय द 5 ऑफ रेजिस्टेंस एंड द 10 वाट, ये थोड़ा क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ी है शायद, इज 10 वाट, शायद 5 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये 10 वाट पावर को कंज्यूम करता है शायद। देन द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट हमें बताना है। इसमें एक तो L है, एक और रेजिस्टेंस है, ये हमें अलग अलग चीज़ें दी हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले इसी के रिगार्डिंग हमने I निकाला है। ओके, जो हमें ये दिया था, ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसकी पावर दी थी, और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू पता है, वोल्टेज की वैल्यू पता है जो कि 50 है। ओके, ये साइन ओमेगा टी से इस रेजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, मतलब रेजिस्टेंसेस को मतलब नहीं होता कि आपका साइन ओमेगा टी है क्या एंगल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो केवल इंडक्टर और कैपेसिटर को मतलब होता है। तो ये 50 और 5 की मदद से हम करंट निकालेंगे। ओके, 50 जो ये दिया है आपको, ये सॉरी 10, ये जो 10 वाट पावर दी है इसकी मदद से और इसकी मदद से निकालेंगे। तो आपने I √10/5 निकाला, क्योंकि ये होता है W = I² R के इक्वल होता है, तो √10/5, तो I आपका √2 आ गया। अब 15 ओम रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो आपको देखना है। 15 ओम मतलब ये आपने दोनों रेजिस्टेंस को जब जोड़ लिया, आपने ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को जोड़ लिया, तो आपका 15 ओम हो गया टोटल। तो ये क्या है 15 ओम रेजिस्टेंस आपका, ये 15 ओम, और इसके संग आपका ये लगा है, और ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है। इस तरीके का सर्किट हो गया, ये L अलग है, 15 ओम अलग है। ओके, तो 15 ओम को अलग कर लिया आपने, तो 15 √2 आपका वोल्टेज ड्रॉप आ गया। वोल्टेज ड्रॉप क्या आया आपका 15 × करंट, तो ये आपका आ गया 15 रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप 15 √2 हो गया। तो VR की वैल्यू निकालेंगे, तो 15 × 1.414, तो इतनी आ गई। VL की वैल्यू निकालेंगे, तो जो टोटल 50 वोल्ट वोल्टेज था उसमें से इसको घटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 28.79। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्या है आपका वोल्टेज I × R होता है, तो हमने यही किया है 15 ओम में 15 ओम रेजिस्टेंस और ये करंट, तो I × R ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया जो रेजिस्टेंस का है, तो यही हमने यहाँ लिखा है। VR = 15 फिर √2। अब ये तो हमने निकाल लिया, फिर टोटल है 50 से उसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये पता चल गया क्योंकि इंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, तो इसी से आप निकाल लेंगे XL की वैल्यू, आपका ये वोल्टेज और अपॉन ये करंट। तो XL की वैल्यू करीब करीब 20 आ गई, अप्रॉक्सीमेट 20। ये क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप फिर टोटल इंपेडेंस निकालेंगे √R² + XL², यह आपका आ गया 25। तो आपका जो Z है पूरा 25 आ गया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए कि जो पावर फैक्टर है आपका cos ∅ = R/Z, ठीक है, cos ∅ आपका होता है R/Z के इक्वल, तो R/Z आपका, तो cos ∅ आपका आ गया इस तरीके से 0.6। तो इस तरीके से आपने cos ∅ निकाला पावर फैक्टर। तो उल्टा चलो, आपसे पूछा पावर फैक्टर, आपको R पता होना चाहिए, Z पता होना चाहिए। आपको R पता है, R है 15 ओम, R 15 ओम है, पर Z नहीं पता है। Z के लिए आपको L पता होना चाहिए। अब L के लिए आपको फिर उसके रिगार्डिंग वोल्टेज पता होना चाहिए, उसके लिए आपको I पता होना चाहिए, तो ये सब उल्टा है। ओके, cos ∅ के लिए आपको Z पता होना चाहिए, Z के लिए L पता होना चाहिए, L के लिए VL पता होना चाहिए, VL के लिए I पता होना चाहिए। तो हमने इस तरीके से अपनी गाड़ी चलाई है कि हम यहाँ से चलना शुरू किया और फिर हम यहाँ जाके पहुँच गए। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले इस डायग्राम को हटा देते हैं।
इसमें क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ सीरीज आरएलसी सर्किट इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहा है हमसे सीरीज आरएलसी सर्किट की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? अगर हमसे ट्रांसफर फंक्शन पूछता है, एक आध बार इस तरीके से पूछा है कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट आप ट्रांसफर फंक्शन बताओ, तो वहाँ पे 1/s इंटू ऐसा करके कुछ इक्वेशन होती है, तो वो यहीं से निकलता है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने केवीएल टाइप का लगाया है। इनपुट क्या है, आर इंटू आई एस, एल एस इंटू आई एस। अब आप देखो एस डोमेन में इनको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं एल एस, इसको लिखते हैं 1/SC। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना, ये सी है ये एल है, तो इनको एल एस लिखेंगे और एस डोमेन में इसको 1/SC। तो आर इंटू आई एस, फिर एल एस इंटू आई एस, फिर आई एस अपॉन सी एस। ये आपने किया, आई एस को कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0। यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं, तो ये आपका क्या आ गया, आर प्लस एल एस प्लस 1/CS इक्वल टू 0। अब यहाँ फिर बाकी अपनी सॉल्व करने की ट्रिक्स हैं कि एल से डिवाइड कर दिया, बीच में जो एल एस था उसको केवल एस बना दिया, तो ये आपका बन गया आर अपॉन एल एस प्लस 1LC/s²। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ एस से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको किस फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे s² के फॉर्म में गिवन है, हमें s² बनाना पड़ेगा। तो ये हमने s² बनाया, ये s बनाया। अब ये उनके संग चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, r/l और 1+LC। तो s² प्लस r/ls प्लस 1/LC। आप मैच कर लो कहाँ ये देखो s² प्लस r/ls और 1/LC। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया। ये क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई सीरीज आरएलसी सर्किट की। ओके, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर एन सीरीज आरएलसी सर्किट, फिर से सीरीज आरएलसी सर्किट, एसी सर्किट, द करंट एट द सीरीज रेजिस्टेंस, जो सीरीज का रेजिस्टेंस है उस पर हमारी करंट कितनी होगी, इज मैक्सिमम एट द यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब जब आपका cos फाई जो है वो आपका 1 होगा। अगर cos फाई आपका 1 है तो आपकी इस पर करंट जो होगी मैक्सिमम होगी। cos फाई 1 होने का मतलब क्या है कि आपका Z R के इक्वल है, यही तो मतलब है, cos फाई Z/R होता है। इसका क्या मतलब है कि आपका सर्किट जो है वो रेजोनेंस में काम कर रहा है, वो रेजोनेंस में काम कर रहा है। इसका मतलब है कि Z में आपका C और L का कोई काम नहीं बचा, Z इक्वल टू R हो गया, ठीक है, Z इक्वल टू R हो गया, तो आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगी R के थ्रू। और क्वेश्चन देखते हैं, फिर देख लेते हैं पहले ये 129 और RL सीरीज AC सर्किट। यहाँ पे RL सर्किट की बात करिए, R 10 है, XL 10 ओम है, दोनों 10 ओम है। इट इज़ कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। फेज एंगल पूछा है हमसे, तो पहले Z को निकाल लो। फेज एंगल के लिए हमें फाई पता होना चाहिए। ओके, Z को निकाल लिया हमने, Z आ गया आपका tan√2। cos फाई को निकालो, cos फाई को निकालेंगे तो क्या आया, 10/tan√2, वो कि R/Z के इक्वल होता है, तो 1/√2। अब 1/√2 से आप फाई निकाल लो, मतलब किसी cos का एंगल, cos का कुछ एंगल है जिसके लिए वैल्यू 1/2 किसके लिए है, तो फाई आपका 45 डिग्री के लिए आपका ये वैल्यू 1/√2 होगी। तो 45 डिग्री हम यहाँ से निकाल लिया। ओके, तो एक बढ़िया फार्मूला पता चला नया कि आपको अगर ये फेज एंगल डिफरेंस निकालना है फाई, तो आप एक तो उसको tan इनवर्स के तरीके से निकाल सकते थे, एक आप उसको R/Z इस फॉर्मूले से cos फाई मतलब पावर फैक्टर के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद 130 पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक लाइन है जिसका ZO आपका 300 ओम है और ZL आपका 150 ओम है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये EMT का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, जिसको हम कुछ P लिखा है या फिर ऐसे टॉ करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके ये T की तरह। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है, तो ये आपका होता है ZL माइनस ZO अपॉन ZL प्लस ZO। ऊपर आपका माइनस होगा, ये याद रखेंगे, नीचे आपका प्लस होगा। ओके, तो ये आपका 150 माइनस 300 और ZL से माइनस करना है। अब ये नहीं देखेंगे छोटा बड़ा कौन है, ZL से आपको माइनस करना है, ठीक है। ये लिखा है कि L माइनस O और L प्लस O, ये माइनस प्लस का सीक्वेंस जरूरी है। तो 150 माइनस 300 अपन 300 प्लस 150, तो आपका -0.333 आ गया। तो ये आपका EMT का क्वेश्चन था, यहाँ पे दे दिया था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना था हमें। उसके बाद बात करते हैं, ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 130 हो गया। 127, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द वोल्टेज एंड फेजर आपका ये दिया है 10 और ये आपका करंट फेजर दिया है 10 एंगल 15 डिग्री था, ये 2 एंगल -45 डिग्री है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पे रिएक्टिव पावर पूछी थी। तो पहले हम एंगल निकालेंगे जो कि 60 डिग्री आ जाएगा, ये हमको पता है, उसको थीटा बोलो या फाई बोलो। तो रिएक्टिव पावर आपका VI को साइन थीटा होता है, आपको ये पता होना चाहिए, उसकी यूनिट होगी वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, तो आपका VR। तो ये 20 कहाँ से आ जाएगा, ये 2 और ये 10 से 20 आ जाएगा, साइन 60, तो ये आपका 20 × √3/2 डायरेक्ट सॉल्व करके आपका 17.32 VAR आ गया। ओके, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका 127 हो गया, 120 ये सारे हो गए। उसके बाद देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 128 कि इन
एन RLC सीरीज सर्किट, ठीक है, RLC सीरीज सर्किट विद द फ्रिक्वेंसी बिलो द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, देन अगर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के नीचे है तो वो सर्किट कैसा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आपको ये जो बीच में ये आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है इस जगह। अब यहाँ पे दो पार्टीशन इन्होंने किए हैं, एक आपका इधर का एरिया है जहाँ हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से कम वाला एरिया है, एक आपका इधर का एरिया है जो आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा वाला एरिया है। ये आपका एक RL सर्किट की तरह काम करता है। यहाँ पे L आपका डोमिनेटिंग है, ओके, L डोमिनेटिंग है यहाँ पे आपका, और इधर आपका क्या है, C डोमिनेटिंग है इधर आपका। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, XC जो है वो आपका XL से बड़ा हो जाएगा इस जगह, अगर आपका फ्रिक्वेंसी कम है आपकी, ठीक है, किससे, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से, इसको F0 बोला। अगर फ्रिक्वेंसी आपका ज़्यादा है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से तो वो आपका कैसा हो जाएगा, वहाँ पे XL आपका ग्रेटर देन हो जाएगा XC से। ये जो रिलेशन है इसका जस्ट उल्टा। तो ये ग्राफ और इसके 3 पार्ट और इसमें कहाँ क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 131 कि अ सीरीज RLC सर्किट इन रेजोनेंस एट 100 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज पे आपका रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी दी है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। कैपेसिटेंस को अगर 4 गुना बढ़ा दिया है तो आपका वहाँ पे 100 की जगह क्या वैल्यू थी, 200 हर्ट्ज थी वहाँ पे, और वो आधी होकर कितनी हो गई थी, 100। यहाँ 100 हर्ट्ज है तो ये आधी होकर हो जाएगी 50। ये क्वेश्चन जस्ट अभी पहले हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं 132 पे। लो पास RC सर्किट है जिसका VR है 12 वोल्ट और VC है 5 वोल्ट। तो सप्लाई वोल्टेज बताना है, तो सप्लाई वोल्टेज आपको डायरेक्ट ऐसे ऐड करके नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप रूट करो और उनके स्क्वायर्स का सम करो। तो ये आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इनका सम, उसका रूट आपको 13 वोल्ट दे देगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं 135। द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई अ कैपेसिटर टू एन ऑल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज। तो रिएक्टेंस हमें कितना मिल रहा है, XC 20 ओम दे रहा है कैपेसिटर, इतनी सप्लाई पे 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम सप्लाई चेंज टू 100 हर्ट्ज। अगर ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज करके दूना कर दिया। अब देखो रिएक्टेंस का रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के संग क्या है, बहुत ही तुरंत, XC आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब ये हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को क्या किया है, दुगना कर दिया, तो ये आपका आधा हो जाएगा। तो पहले अगर ये 20 ओम था तो अब ये 10 ओम हो जाएगा, ओके। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ABCD पैरामीटर की बात करी गई है, ठीक है, 2 पोर्ट की। और 2 पोर्ट नेटवर्क इज सिमेट्रिकल, तो ABCD पैरामीटर में नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा केवल और केवल कब, जब आपका D A के इक्वल हो। जब आपका ये D A के इक्वल हो तभी ये केवल सिमेट्रिकल होगा, ये दोनों इक्वल हो, ओके। तो ABCD पैरामीटर आपका सिमेट्रिकल होगा। बाकी इन्होंने इसका एनालिसिस करके दिया है पूरा कि आपका A या D के इक्वल होने का मतलब क्या है कि V1/V2 आपका I1/I2 के इक्वल हो जाए, ओके, तब ये दोनों इक्वल होंगे, तो हमारा सिमेट्रिकल का केस आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात हो रही है रिलक्टेंस की, ओके। तो रिलक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो रिलक्टेंस कुछ तरीके से रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, रेजिस्टेंस बोलो और या रिलक्टेंस बोलो। इसी तरीके से जो आपका कंडक्टेंस है वो किसके, परमियंस के इक्वल हो गया वो, ओके। तो ये रिलक्टेंस कुछ तरीके से रेजिस्टेंस हो गया, ये कहेंगे मैग्नेटिक सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट होने से रोकता है, तो ये रिलक्टेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन भी रिपीटेड है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। यहाँ पे ये एक इन्फिनाइट सर्किट है, अप टू इन्फिनाइट। अब मैंने क्या किया, ये पेंसिल से इस सर्किट को ये ऐसे करके कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट पेंसिल इसके अंदर है, लूप के अंदर, तो ये सर्किट ही रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये जो इसके बाद का सर्किट और इसके बाद फिर ये यहाँ से ये सर्किट, ये सब रिपीटेड पार्ट है। तो पहले 5 ओम और ये 10 ओम तो आपका रहेगा ही रहेगा, और जो R लैडर है, ये बचा हुआ सर्किट आपका R लैडर इसके संग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आप ये ऐसा बनाओ, ये पूरा ये जो है, ये जो पूरा है ये किसके इक्वल है। अगर आप केवल इसको लिखो, इसको, ये जो ग्रीन और ब्लू मिक्स हो जा रहा है, ब्लू और येलो, तो ये पूरा येलो वाला पार्ट या फिर ये ग्रीन के इधर का पार्ट, दोनों इक्वल है अपने आप में। तो आप क्या करो कि इस पूरे को रिप्लेस कर दो R लैडर से, मतलब यही पूरा R लैडर है। तो ये आपका 5 और 10 हो ये, फिर आप इसको कर लो कि 10 R लैडर के संग ये क्या है, पैरेलल में है, 5 सीरीज में, तो प्लस कर दो, तो ये आपका 5 प्लस, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो ये किया है 5 प्लस और आपका 10 प्लस ये आपका इसकी R लैडर की वैल्यू आपने सॉल्व करी है। उसको सॉल्व करने का ये एक तरीका है कि R1/2 प्लस इंटू 1 प्लस रूट 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस और रूट 1 प्लस, फिर 4 R2/R1। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर आपको R लैडर किसी तरीके का सॉल्व करना है तो ये वैल्यू है, ओके। यहाँ पे R1 R2 दोनों 10 ओम है, तो इसमें वैल्यूज लगाई, ये तो फिर कट जाएगा R1 R2, तो वैल्यू लगा के आपका 16.18 ओम आएगा। तो पहले R लैडर को हमने अलग सॉल्व किया है और उसके बाद इसको इसके संग 5 प्लस और इसका 10 और इसका R लैडर का पैरेलल, तो ये आपको कुल मिला के 11.18 ओम ही दे देगा, ओके। तो ये 11.18 ओम दे देगा।
ये वाला क्वेश्चन आपको कुल मिला के 11.18 ओम दे देगा। ओके, बीएसएनएल में पूछा था ये क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे 137 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क द मैग्नीट्यूड ऑफ Z22, तो Z22 का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। ओके, कितना होगा, तो आप इसके लिए पहले चारों वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकालने का आसान है, अगर आपका T टाइप का नेटवर्क है T, तो आप उससे डायरेक्ट Z की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपका ये जो होता है ये ऑरेंज से है, मतलब ये R1 और ये आपको मिला देंगे। अगर ये ऐसा कर देंगे एक साथ, तो ये आपका क्या दे देगा, Z11 दे देगा, ये आपका एक साथ। तो ये 1 और 3 आपको क्या दे दिया, Z11। इसी तरीके से अगर आपको क्या निकालना है, Z22, तो आप इन दोनों को एक साथ कर दो तो Z22 दे देगा ये, ठीक है। और आपका Z12 और Z21 जो है वो केवल यही होता है जो R2 होता है T नेटवर्क की अगर बात करी जाए। तो ये देखो Z11 1 + 2 3, फिर Z12 और Z21 आपका 2 और 2 ओम, और आपका Z22 ये आपका 2 + 1 ये 3 ओम। तो ये 3 3 इस तरीके से इसकी उसको लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 3 और 2 2, ये हो गया। अब वो केवल Z22 पूछ रहा था, हमने पूरी मैट्रिक्स बना दी, तो आपका 3 ओम हो जाएगा। Z22 को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आपको क्या सॉल्व करना है, ये दिमाग में रखेंगे, बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि T नेटवर्क है, तब T नेटवर्क है और Z पैरामीटर की बात हो रही है कि आप इन दोनों को एक साथ कर दो, आपको Z22 मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे पहले 142 देखते हैं कि द पर्पज ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज टू मैग्नीफाई। तो आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज करके आप करंट को मैग्नीफाई कर सकते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट आपका करंट मैग्नीफिकेशन के लिए और आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट आपका वोल्टेज मैग्नीफिकेशन के लिए यूज होता है। फिर बात करते हैं कि लिंक का डुअल क्या है, ठीक है। ये ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है कि जो लिंक होता है उसमें लिंक नोड ये सारी चीज़ें होती हैं, उसका डुअल आपका ट्री ब्रांच है। तो लिंक का आपका डुअल ट्री ब्रांच को उससे रिप्लेस कर देंगे जब डुअल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 144, इन अ सीरीज RLC सर्किट इम्पिडेंस एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे हमारा इम्पिडेंस की वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, ऐसा क्यों है, क्योंकि इम्पिडेंस पे आपका रेजोनेंस पे आपकी इम्पिडेंस की वैल्यू Z=R होगी। अगर आप ऐसे देखें तो नॉर्मली क्या होती है, √R² प्लस, इसमें ये चीज़ प्लस होती है XL - XC। तो ये जो XL - XC का स्क्वायर है ये कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये जो XL - XC का स्क्वायर है ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू को एक्स्ट्रा दे रहा है। बाकी √R² तो अपने आप में R बन ही जाएगा, है ना। आप वैल्यूज रख के देख लो या तो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर रेजोनेंस है तो आपका Z R के इक्वल आ जाएगा और वो मिनिमम वैल्यू देगा आपको। तो ये मिनिमम वैल्यू वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि बैंडविड्थ इज FR/Q फैक्टर के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंडविड्थ इज FR/Q फैक्टर। ओके, तो ये यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे क्या दिया है, द Q फैक्टर ऑफ कॉइल एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विद बैंडविड्थ दे दिया आपको 1.5 मेगाहर्ट्ज। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दी है FR ऑफ एन RLC सीरीज सर्किट इज, ठीक है। Q फैक्टर दिया है, द बैंडविड्थ हमसे पूछी है। तो ये जो दिया है ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है FR, ये Q फैक्टर है। तो आपका क्या हो जाएगा, FR/Q फैक्टर मतलब 1.5 मेगाहर्ट्ज/150। तो देखो ये किया 1.5 मेगाहर्ट्ज/150, तो ये आपको क्या दे रहा है, 10 किलोहर्ट्ज। तो 10 किलोहर्ट्ज आपकी बैंडविड्थ हो जाएगी। दिल्ली मेट्रो में पूछा था, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंडविड्थ इज FR/Q फैक्टर। ओके, तो बैंडविड्थ इज FR/Q फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 139 में कि द हायर द Q ऑफ अ सीरीज सर्किट। तो Q आपका Q फैक्टर जितना ज़्यादा होगा सीरीज सर्किट में उसका पास बैंड उतना ही नैरोअर होगा। मतलब कुल मिला के कहें कि जो Q वह है वो आपको पास बैंड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर Q हमारा हाई होगा तो पास बैंड हमारा उल्टा लो होगा। ओके, उसके बाद 144 हो गया, 139 हो गया, और ये यहाँ से भी आ रहा है कि Q इज आपका FR। तो Q बैंडविड्थ के जो पास बैंड है वो बैंडविड्थ से रिलेटेड चीज़ है, तो Q आपका बैंडविड्थ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर ऊपर क्वेश्चन में क्या था आपका, ये बैंडविड्थ इक्वल टू FR/Q था। तो यहाँ से भी देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही हो गया बैंडविड्थ क्या आपका Q। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक तो ये फॉर्मूला Q इक्वल टू FR/बैंडविड्थ या फिर बैंडविड्थ इक्वल टू FR/Q। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्पेस को। यहाँ पे दे रहा है 145 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस की अगर बात करें तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होगा। अब पावर फैक्टर तो हमारे रेजोनेंस में यूनिटी हो ही जाएगा। पावर फैक्टर जो है वो कोई भी रेजोनेंस हो, आपका सीरीज हो पैरेलल हो, क्योंकि पावर फैक्टर आपका R/Z के इक्वल होता है और यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो ये यूनिटी हो गया आपका पावर फैक्टर।
ओके, क्योंकि Z इजकल टू आर है रेजोनेंस में, आप किसी भी तरीके का रेजोनेंस हो तो पावर फैक्टर हमारा यूनिटी हो जाएगा, बाकी कोई भी चीज़ पे हम ध्यान नहीं देंगे ऑप्शंस पे मतलब। उसके बाद 140 पे आते हैं कि अ सीरीज रेजोनेंस कर्व फॉर अ सीरीज सर्किट इज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस द। तो रेजोनेंस कर्व का क्या मतलब होता है, ये प्लॉट होता है फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का, सीरीज सर्किट की अगर बात करें तो ये आपका फ्रीक्वेंसी और करंट का इस तरीके से बोल सकते हैं प्लॉट होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी और करंट इधर, तो ये हमारा इसका प्लॉट हो गया फ्रीक्वेंसी और करंट का, सीरीज की बात करें, सीरीज रेजोनेंस सर्किट की। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर, कौन सा नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें नॉन लीनियर आपकी हो गई। इंडक्टर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर और वायर बाउंड रजिस्टर, ये सारी आपकी लीनियर हो गई, आपकी ट्रांजिस्टर डायोड नॉन लीनियर हो गई। तो ये क्वेश्चन भी 2 बार देखो पूछा है, इजी क्वेश्चन है पर 2 बार पूछा है। उसके बाद आगे बात करते हैं 146 की, द कॉयल विद लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस है, एक कॉयल है जिसमें कि जो कैपेसिटेंस है वो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही हाई होगी, ये हमें याद रखना है। ओके, कॉयल विद लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस हैज हाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका किसका क्वेश्चन है, ये EMT का क्वेश्चन एक तरीके से कहें तो। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। गिवन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन है, मतलब EMT का क्वेश्चन है, हैज एन इनपुट इंपेडेंस ऑफ 900 ओम, मतलब लोड एंड इज ओपन सर्किटेड। जब ओपन सर्किटेड था तो आपका इनपुट इंपेडेंस 900 ओम था, जिसको हम लिखेंगे ZOC, ठीक है। और व्हेन द लोड एंड शॉर्ट सर्किटेड द इनपुट इंपेडेंस इज, तो इसको लिखेंगे ZSC। अब यहाँ पे निकालना क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हमको निकालना है, तो आपको Z निकालना है, Z टोटल बोल सकते हैं, तो रूट ऑफ ZOC और इंटू ZSC। ओके, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई उसका रूट है, तो 9 इंटू 4 दे देगा आपको 36, और ये 0000 तो ये आपको दे देगा 600 ओम। ओके, तो इस तरीके से निकालेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन की बात है कि एक बार ओपन सर्किटेड है, एक बार शॉर्ट सर्किटेड, जब लोड एंड है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से। फिर आगे बात करते हैं